एक अच्छी डरावनी कहानी वो सिर्फ डराती नहीं है, वो हमें ये समझाती है कि डर आखिर काम कैसे करता है। तो आज हम भैरवपुर की आहट इसी कहानी की हर एक परत को खोलकर देखने वाले हैं। और ये सिर्फ एक कहानी का विश्लेषण नहीं होगा, बल्कि ये डर की साइकोलॉजी को, मतलब डर हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है, इसे समझने की एक कोशिश होगी। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। हर डरावनी कहानी की शुरुआत ना एक हुक से होती है, और इस कहानी का हुक है एक आवाज, एक आहट। जरा सोचिए, आवाजें इतनी डरावनी क्यों लगती हैं? शायद इसलिए क्योंकि वो एक अनदेखे खतरे का इशारा करती हैं। भैरवपुर की ये पूरी कहानी बस इसी एक आवाज से शुरू होती है, जो सुनने वालों को सीधा रहस्य के दिल में खींच लाती है। तो कहानी की शुरुआत होती कैसे है? यह हमें सीधे ले जाती है भैरवपुर की उस बदनाम हवेली में। और यहां हमारी मुलाकात होती है कहानी की मेन कैरेक्टर रीना से। एक शर्त, एक डेर की वजह से उसे उस हवेली में अकेले जाना पड़ता है। किसी भी हॉरर कहानी के लिए ये एकदम परफेक्ट सेटअप है ना? ये बिल्कुल एक क्लासिक हॉरर सेटअप है। एक बहादुर किरदार रीना, जो भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं करती। अब ऐसे किरदार कहानियों में जरूरी क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब उनका यकीन टूटता है तो डर और भी असली लगने लगता है। उसका ये सोचना कि अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, असल में आने वाले खतरे के लिए स्टेज तैयार कर रहा है। और ठीक यहीं पर रीना का यकीन टूटता है। हवेली के अंदर जब वो अपनी टॉर्च चलाती है तो उससे दीवार पर अपनी परछाई के साथ साथ एक और परछाई दिखती है, और वो दूसरी परछाई हूबहू उसी की नकल कर रही है। बस यही वो पल है जब सारा शक खत्म होता है और असली डर शुरू होता है। अब वो अकेली नहीं है। देखिए, रीना का जो एक्सपीरियंस था वो तो बस एक शुरुआत थी। एक अच्छी हॉरर कहानी कभी भी डर को एक इंसान तक नहीं रखती, वो उसे एक वायरस की तरह फैला देती है। और इस कहानी में भी बिल्कुल यही होता है। अब ये डर पूरे गांव में फैलना शुरू होता है, और हर किसी के लिए इसका चेहरा एकदम अलग है। अब डर हवेली की दीवारों से बाहर आ चुका है। रीना को अब अपने ही कमरे में रात में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। ये हमें बताता है कि खतरा किसी जगह में नहीं होता, असली खतरा तो हमारे मन में होता है, और वहां से कोई नहीं बच सकता। अब कहानी रीना से आगे बढ़ती है और गांव के नाई रघु पर फोकस करती है। तालाब के पास उसे एक सफेद साया दिखता है जिसकी आंखें हरी चमक रही हैं। यह सीन सिर्फ डराने के लिए नहीं है। रघु का पागल हो जाना यह दिखाता है कि यह डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो एक इंसान को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब यह डर अनिरुद्ध तक पहुंचता है। गांव का वो पढ़ा लिखा मास्टर जो इन सब बातों पे हंसता था। जब उसके कान में कोई फुसफुसाता है, तू बच नहीं पाएगा, तो ये वो पल है जब सारा लॉजिक, सारा तर्क हार जाता है। ये दिखाता है कि कुछ डर वाकई में विज्ञान और समझ से परे होते हैं। तो सवाल ये है कि ये आहट आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कदमों की आवाज है? नहीं, कहानी में ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक धागे की तरह है जो हर डरावनी घटना को एक दूसरे से जोड़ देती है। सोचिए, रीना की परछाई, रघु का वो सफेद साया और अनिरुद्ध के कान में वो फुसफुसाहट, इन सबके पीछे असल में एक ही ताकत है। तो हम कह सकते हैं कि ये आहट असल में डर का ही दूसरा नाम है। जब डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो हार मान लो या फिर लड़ो। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हमारे किरदार अब सिर्फ विक्टिम नहीं है, वो एक टीम बनाकर इस डर की जड़ तक पहुंचने का फैसला करते हैं। और यही एक सवाल सबको एक साथ ले आता है, ये आहट आखिर है क्या? अब टीम में कौन कौन है? डरी हुई रीना है जिसका यकीन टूट चुका है, वो मास्टर अनिरुद्ध हैं, और एक बहुत ही लॉजिकल पुलिस अफसर डीसीपी अरविंद। ये एक मजबूत टीम है क्योंकि इसमें डर भी है, विज्ञान भी है और कानून भी है, और वो सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। उनका प्लान बिल्कुल साफ है और ये कहानी में एक नई एनर्जी लाता है। पहला कदम, डर का सामना करने के लिए हवेली में वापस जाना। दूसरा कदम, रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए तहखाने को खोजना। और तीसरा, सबसे मुश्किल, सच का सामना करना, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। पूरी टीम वापस उसी हवेली में है, लेकिन इस बार वो तहखाने में उतर रही है, उस जगह पर जहां से ये सारा डर पैदा हुआ है। तहखाने की वो ठंडी, सीलन भरी हवा,
और वहां उन्हें दीवार पर खून से लिखा एक पैगाम मिलता है। आहट मेरा श्राप है। ये 3 शब्द सब कुछ बदल देते हैं। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती, ये एक श्राप की कहानी है, एक ऐसे दर्द की कहानी जिसका कोई मकसद है। और ठीक तभी एक सफेद धुंधला सा साया उभरता है और खुद अपनी पहचान बताता है। वो ललिता है, उस हवेली की मालकिन। पहली बार उस अनजाने डर को एक नाम और एक चेहरा मिलता है। और फिर सामने आता है उस श्राप का दर्दनाक सच। 100 साल पहले ललिता को उसके ही पति ने लालच में आकर इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी और वही अनसुनी चीखें आज आहट बनकर गूंज रही हैं। तो अब ये डर नहीं, एक दर्द की कहानी बन जाती है। कहानी अब अपने आखिरी हिस्से में है। अब ऐसा लगता है कि सच सामने आ चुका है और शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही डरावना ट्विस्ट लेती है। सॉल्यूशन क्या था? बहुत सीधा और सरल लगता है। हवेली को जला दो, आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और श्राप खत्म हो जाएगा। टीम यही करती है। वो आग की लपटों को देखते हैं और एक पल के लिए हमें भी लगता है कि चलो इस भयानक कहानी का अंत हो गया। लेकिन क्या डर इतनी आसानी से खत्म होता है? पर यही कहानी अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है। लोगों का ख्याल था कि हवेली जली तो श्राप खत्म, पर हकीकत कुछ और ही थी। आहट अब भी जिंदा थी। क्यों? क्योंकि वो श्राप कभी हवेली से जुड़ा ही नहीं था, वो तो सुनने वाले के डर से जुड़ा था। एक इमारत को तो जला दिया गया, पर डर को कैसे जलाया जा सकता है? कहानी का अंत बहुत ही चिलिंग है। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ एकदम शांत लगता है, रीना अपने कमरे में फिर से वही धीमी रेंगती हुई कदमों की आहट सुनती है। यह हमें बताता है कि एक बार जब डर को सुन लिया जाए तो वो आपको कभी नहीं छोड़ता। और देखिए, कहानी हमें यहीं इसी एक सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी। ये तो इस बात की कहानी थी कि डर हमारे अंदर कैसे अपनी जगह बना लेता है। वो हवेली, वो तो जलकर राख हो गई, लेकिन डर की वो आहट, वो हमेशा के लिए रह गई। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे अंदर का डर कभी सच में खत्म होता है, या वो बस सही मौके का इंतजार करता है।